राम राम साथियों। आज हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी जी। नफे सिंह राठी से बात करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर और हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों एक फैसला आया आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा पर बहस होनी है और सजा का ऐलान होना है। इसी बीच बात करेंगे क्योंकि आज के दिन प्रदेश की जो राजनीतिक हलचल है, पूरे प्रदेश का राजनीतिक सतर है या पूरे प्रदेश की राजनीतिक इच्छाएं हैं, राजनीतिक सोच है, वो स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर चल रही है। तो नफे सिंह राठी जी से बात करते हैं क्योंकि इनका राजनीतिक सफर भी स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर ही शुरू हुआ है। तो अपने राजनीतिक सफर पे भी आएंगे बाद में, लेकिन पहले पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि हर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव पहली बार होने जा रहा है। तो सीधे सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फैसला है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? तो जो कैंडिडेटों की स्क्रूटनी है उसके लिए तैयारी कर ली है, आप लोगों ने सर्वे कर लिया है? क्योंकि आज जजपा की मीटिंग हो रही है पंचकुला में, कल दिल्ली में कांग्रेस रणनीति बनाएगी, फिर हिसार में बीजेपी। तो आप लोग कब बनाएंगे रणनीति? हमारी रणनीति सबसे पहले तैयार है। अगर आप देखो, पिछले 6 महीने से हम लगातार नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और जेजेपी बीजेपी कांग्रेस आम आदमी इससे हमने कोई लेना देना नहीं, वो कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। वो तो हम तो 6-7 महीने से लगे हुए हैं और हमारी पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फैसला हो चुका है कि हम पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तैयारी है सर, किस तरह की तैयारी है? तैयारियां पूरी हैं और परिणाम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हक में आएंगे। आप चूंकि बहादुरगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे हैं, बहादुरगढ़ से विधायक भी रहे हैं और बहादुरगढ़ से नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, नगर पालिका थी उस वक्त, अध्यक्ष भी रहे हैं जी। बहादुरगढ़ की क्या स्थिति है? टिकट घर में ही है या बाहर देने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमने एक कमेटी बनाई, आज उसकी मीटिंग है। अभी 1 घंटे के बाद में उसकी मीटिंग है। हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ तो मैंने उनसे बात अभी की नहीं है कि किन किन लोगों के नाम आए हैं उनके पास, चेयरपर्सन के लिए और पार्षदों के लिए वार्ड। आपके बुजुर्गों ने पोस्टर्स लगाते हैं, भावी संभावित उम्मीदवार कोई भी लिख सकता है, लेकिन इन्हें से सिर्फ एक ही संभावित, कोई और नहीं। कोई आओ, उसका भी विचार होगा, इसमें कोई बात नहीं है। और अगर पर्सनल मेरी बात आई तो फिर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 1987 में पहली दफ़ा चुनाव लड़ा था 5 साल। उसके बाद 1989 में मैं चेयरमैन बन गया। उसके बाद 91 में मैंने फिर इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उस टाइम पे 4 साल में चुनाव हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे 1987 में, उस टाइम पर ये चुनाव हुए थे 20 साल के बाद, क्योंकि चौधरी बंसीलाल ने 1968-79 में 69 में ये पूरे हरियाणा की नगर पालिका बंद कर दी। तो चौधरी देवीलाल ने 1987 मुख्यमंत्री बनते ही ये चुनाव कराए थे। और बहादुरगढ़ की नगर पालिका बहुत पुरानी है, 1875 की, 1875 बहुत पुरानी नगर पालिका है। तो उसके बाद 91 का भी मैंने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस की सरकार आ गई थी और पार्षद भी बना, और फिर 8 महीने के बाद मैंने दोबारा से फिर चेयरमैन बना और लगातार। कहते हैं, अभी चेयरमैन की बात आपने की तो कहते हैं कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत जो है विधानसभा तक पहुँचे टॉस से हुई थी, और पिछली बार टॉस में ही हार गए। नहीं, मैं पहली बार जब बना था तो टॉस से नहीं, सर्वसम्मति से बना था 89 में। दूसरी बार जब 92 में मैं बना, उस टाइम पर टॉस से बना। और 1987 से लेकर के 2009 तक, बीच में अगर 8 महीने आप छोड़ दें अशोक गुप्ता के, फिर एक वोट दीपेंद्र जी ने कांग्रेस की डाल दी, उसके बाद फिर टॉस हो, एक कैंसिल होने के बाद दीपेंद्र जी ने वोट कांग्रेस को देने के टॉस में यूज कर दिया। ये ठीक है कि मैं दूसरी बार चेयरमैन टॉस से ही बना था और हमारी पुत्र भी टॉस से आ गई, लेकिन अभी ये जो उस टॉस से तो आपका राजनीतिक सफर जो है वो परवान चढ़ा था, ऊपर लगातार सीढ़ियाँ चढ़े, लेकिन इस टॉस के बाद क्या परिवर्तन देखने को? इस टॉस के बाद हम लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और लगातार लोगों के हितों की आवाज़ उठाते हैं। क्या हालत हुई है पिछले इस 5 साल के दरमियान, शहर की जनता अच्छी तरह से जानती है। जहाँ कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, वहाँ बीजेपी का एमएलए और कांग्रेस की चेयरपर्सन, कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर के लूटा है बहादुरगढ़ शहर, वही बेरहमी से लूटा है। कोई अमृत योजना देख लो आप 100 करोड़ के आसपास,
लाइटों में घोटाले देख लो, सफाई में अमृत घोटाले देख योजना लो। ने तो बीजेपी में फूट डाल दी। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी, हाँ चलो वो आया था एमपी का बयान, लेकिन सरकार कुछ कराती नहीं है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, इसलिए लोग इनसे दुखी और परेशान हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान में पहला प्रांत है हरियाणा जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं, बस की सीट पर बैठ के अब सवारियों को पता नहीं क्या होगा। क्या जरूरत थी इस किस्म के कानून बनाने की जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1.5 साल के करीब हो गया पंचायत के चुनाव नहीं करा रहे। 1.25 साल के करीब हो जाएंगे नगर पालिका के चुनाव, 1.25 साल पहले होना चाहिए थे। तो क्यों नहीं? जितनी संस्थाएं हैं आप देख लो, एजुकेशन संस्थाएं देख लो, आप वैश्य एजुकेशन संस्था देख लो, रोहतक में जाट एजुकेशन संस्था देख लो, और गौड़ ब्राह्मण एजुकेशन संस्था देख लो। पूरे हरियाणा का जिक्र है, ये केवल एक रोहतक का नहीं है। आप भादोगढ़ में देख लो जितनी सोसाइटीज हैं, और तो छोटू राम धर्मशाला देख लो, आप नहीं करा रहे इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के राज करना चाहते हैं। ये संवैधानिक परंपरा को तहस नहस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवैधानिक परंपरा को तहस नहस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही बातें जिस तरह के नफी सिंह राठी जी ने कही। कुछ दिन पहले अरविंद शर्मा ने भी कहा था कि हर एक संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, जबकि इन संस्थाओं को लोगों के सहयोग से उनकी कमेटी की तरह चलाया जाना चाहिए था। बहादुरगढ़ नगर परिषद का चुनाव भी 1 साल लेट हो चुका है, 2016 के बाद 6 साल का टाइम हो गया है। तो बहादुरगढ़ में मुद्दा भ्रष्टाचार ही रहेगा या कोई और रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। लोगों से पैसे लिए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, हाउस टैक्स लिया जाता है। कितने टैक्स लगा दी सरकार ने, उसके बावजूद यहाँ जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए वो हुए नहीं है। बेरहमी से लूटा है बहादुरगढ़, बेरहमी से। अगर इनकी जांच सही मायने में जांच हो जाए तो कई 100 करोड़ उठाना मिला है। लेकिन बात की जाए तो क्योंकि स्थानीय निकाय जो वो सरकार की फंडिंग के ऊपर, सरकार के ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद भी अभी ग्रांट्स कम हुई है तो खजाना लगभग खाली है, तो कैसे काम कराएंगे जो आपकी प्लानिंग? देखिए, मैं भी 2 दफ़ा चेयरमैन रहा। जब 1987 से लेकर के चौधरी देवराज जी की सरकार थी, 89 लगभग तक, उस टाइम पे मैं चेयरमैन था। उसके बाद में कांग्रेस की जो सरकार आई तब भी मैं चेयरमैन रहा था। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया था। 2 बार एमएलए भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, चौधरी देवराज जी ने बनाया। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे, ना चरित्र का आरोप है। ये इस किस्म का चरित्रहीन टोड़ और भ्रष्ट लोगों का टोड़ इकट्ठा हो गया। इन्होंने डेवलपमेंट करने की बजाय लोगों के जो हितार्थ डेवलपमेंट के काम होने चाहिए वो नहीं कराए, अपनी जेब में पैसे डाले। तो बेशर्म आदमी, ये केवल राजनीति करते हैं पैसा कमाने के लिए, सामाजिक सेवा के लिए नहीं करते। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ में जो कांग्रेस, बीजेपी, जसपा, उनके कैंडिडेट्स के बारे में। जसपा का तो हमें पता ही नहीं बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है या इकट्ठा लड़ रही है। उन कैंडिडेटों के बारे में आप तफसील से बताइए हमें, कौन कौन से आपको लगते हैं क्या? देखिए, वो उनकी पार्टी का क्या फैसला होगा मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की चेयरपर्सन यहाँ बनेगी बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ का सवाल पूछ लिया तो आपने। और पार्षद भी मैक्सिमम हमारे जीत करके आएंगे। मुकाबला किससे हो? कौन सी किसी से नहीं, सारे आपस में लड़ बढ़ कर रह जाएंगे। ये तो आपका जवाब हर बार होता है, लेकिन मुकाबले में नलो ही नजर नहीं आती। इंडियन नेशनल लोकदल क्यों नहीं आ रही? आपने देखा नहीं पीछे? अब देख रहे हैं पोस्टर। देखो बात, जब भी 2016 का चुनाव डिक्लेयर हुआ था नगर परिषद पालिका का, तो उसके तुरंत बाद मैंने 1-2 दिन के बाद में बयान दिया था कि हम बहादुरगढ़ में बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। पूरे हरियाणा में बीजेपी के चेयरमैन बने, बहादुरगढ़ में 3रे नंबर पर आई बीजेपी। सवाल ही पता नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन की बात काफ़ी करते हैं, और आपके जो स्थानीय नेता हैं आपकी पार्टी से संबंधित, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी मीम्स बना के डाल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहादुरगढ़ की जनता ने अच्छी तरह से देख लिया कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में 22 साल पहले सड़कें बनी थी, रेलवे रोड देखा आपने, टूटता नहीं है, जैसे भी टूट जाएगी, लेकिन इन्होंने तोड़ा है उसको। किस तरह से तोड़ा? बड़ी मुश्किल से, पता नहीं क्या क्या औजार लाए हैं बिजली के, तब उन्होंने मुश्किल से टूटा है। ये जो पाइपलाइन के नाम से डाला, अमृत योजना के नाम से तोड़ा, वहाँ भी कोई काम सफल नहीं हो पाया। कहाँ है अमृत योजना का लाभ? किसको मिला है ये बता दोगे? कम से कम किसको लाभ मिला है अमृत योजना का? 100 करोड़ के पैसे खा गए।
पूरा शहर टूटा, पूरा शहर टूटा पड़ा है, कोई डेवलपमेंट का काम हल्की सी नहीं बारिश किया। आई थी पानी में। कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, बीजेपी का एमएलए था, लूट मचा दी नहीं मचाई क्या? जानते से जानते हैं। तो हमारा जो इश्यू होगा, मेन इश्यू भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोग चुन करके भेजते हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, लोगों के काम करें, ये कोई तरीका नहीं था जो इन्होंने अपनाया। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के तमाम चुनाव में रहेगा या भादुगढ़ में? पूरे हरियाणा में है ये, केवल भादुगढ़ में नहीं है, पूरे हरियाणा में है, लूट मची हुई है। और अनट्रेंड मुख्यमंत्री है, जो कभी मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़े, कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़े, सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसलिए बैठा दिया कि मोदी साहब जब हरियाणा के प्रभारी थे तो खट्टर साहब उनकी खिचड़ी दलिया बनाया करते, इसलिए फैसले लेते हैं, वो फैसले फिर कोर्ट रद्द कर देती है, फैसले खुद लेते हैं, उसके बाद वो विड्रा कर लेते हैं। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं। ये ठीक करे धर्मेंद्र शर्मा जी कि अफसरों की चलती, मुख्यमंत्री की चलती नहीं। आज हरियाणा में एक बात हर आदमी की जुबान पर है, क्या अभय सिंह चौटाला के हाथ में सत्ता दो, फिर देखो विकास के काम। किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होगी आम आदमी के काम को बना कर। ऑफिसर हावी, अफसर भी हावी। एक चर्चा ये भी चल रही है, अब बहादुरगढ़ से अलग हटके राजनीतिक चर्चा करते हैं प्रदेश की, एक चर्चा ये भी चल रही है कि ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ जो फैसला आया है ऐसे अध्यक्ष संपत्ति के मामले में, इनेलो अब टॉप गियर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस फैसले के कारण इनेलो वापस बैक गियर में आ गई। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ ये दरखास्त जिसमें फैसला आया है, दोषी करार दिया गया है, चलो ये तो कोर्ट का मैटर है, कल फैसला सुनाना है कोर्ट में, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो सवाल ये बताना चाहूँगा कि यही केस सेम, यही कंप्लेंट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ 1992-93 में डाली गई और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो है रद्द कर दिया था। अब तो कोर्ट की अपनी सोच होती है कि वो किस इश्यू को लेकर के फैसला दे, कोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी तो है, लेकिन जिस मामले में कल फैसला होना है आयशा संपत्ति वाला, वो आप सभी जानते हैं कि कितना का अमाउंट था। आजकल तो एक प्लाट बिक जाता है कई करोड़, बिकता है कि नहीं? तो ये जिन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था और उन्होंने ये दावा डाला। चलो कोर्ट का फैसला, कोर्ट के फैसले को तो हम सलाम करेंगे, करते हैं। लेकिन कितना नुकसान होगा प्रकाश चौटाला जी के दोबारा अगर जेल जाती है तो कितना नुकसान होगा? देखो, 3 साल से ज़्यादा सजा होगी तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहले जो भर्ती वाला मामला था उसमें सज़ा पूरी कर चुके थे, 10 साल की जो सज़ा, और उसी में चौटाला साहब जब ये केस भी चल रहा था तो उसके नाम की शायद सज़ा उनकी वो भी होगी पूरी, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि फैसला तो कोर्ट में देना है कि अगर ज़्यादा सज़ा होती तो जिस दिन दोषी करार दिया था उसी दिन अंदर कस्टडी ले सकते। चलो उम्मीद ये है कि कम सजा होगी, वो जमानत पर आप लोगों के बीच में ही रहेंगे और इनेलो पार्टी को नुकसान होने की बजाय फायदा होगा। ऐसे अधिक संपत्ति का मामला अभय सिंह चौटाला और अजीत चौटाला, ये देखो, हिंदुस्तान में किसी आदमी के खिलाफ डाल लो, आपके खिलाफ भी डाला जा सकता है। तो इतने सुंदर कपड़े कहाँ से पहने, इतने महंगे कपड़े कहाँ से पहने, इसकी रसीद दिखाओ, कहाँ से दिखाओगे आप रसीद? तो ये तो मुकदमे किसी के खिलाफ डालो, ऐसी की संपत्ति वाला अपने अंदर झाँको आप कि हमारे खिलाफ भी अगर कोई डाल है तो हम भी सारी रसीद नहीं दिखा पाएंगे, हम ये नहीं बता पाएंगे पैसे कहाँ से आए। तो ये राजनीतिक इशू है, उस राजनीतिक इशू का फैसला कल होगा और माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। तो इस समय जो प्रदेश में हालात चल रहे हैं, आपने बताया कि भाजपा के अंदर ही फूट है, अरविंद शर्मा ने जो बातें कही रोहतक के पहरावर में, उसके बाद रोहतक के पहरावर में ब्राह्मणों की ज़मीन है उसको लेकर, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन को लेकर भूपेंद्र हुड्डा भी फ्रंट में आए कि मैंने दिए था और किसी सूट में वो ज़मीन नहीं जाने देंगे। आप लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हर कम्युनिटी के लोगों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए भी और कम्युनिटी सेंटर के लिए भी, गाँव में भी चौपालों का निर्माण और भी बहुत काम उन्होंने करवाया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अंदर जाने के बाद अभय सिंह ने मोर्चा संभाला और अभय सिंह ने हरियाणा के हितार्थ बहुत बड़े बड़े एजिटेशन की, विशेष तौर पर SY लगे मुद्दे को लेकर।
भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के पार्टी वाली उठाती रहती है। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है आज से 15 दिन पहले कि ये जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्थान को दे दीजिए, लेकिन उनके दिमाग में आई नहीं। इनकी सोच दूसरी है, बीजेपी के लोगों की सोच दूसरी। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जितने भी हरियाणा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स उनके ऑफिस में आरएसएस का एक बंदा बैठा है। क्यों बैठा है, उसकी तनख्वाह कहाँ से निकलती है, वो रहने वाला कहाँ का है, उसका एड्रेस क्या है, बताए सरकार? नहीं बताएगा। क्यों? डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में बैठा रखे और विशेषकर वो गुजरात के हैं। इसका जवाब देना, अब लाइव कर चलाओ एक बार, इनका जवाब तो दे बीजेपी वाले नहीं बैठा है। ये लाइव ही चल रहा है, लाइव चल इसमें रहा आप है, लाइव है। बहुत अच्छी बात है, लाइव चल रहा है। बीजेपी के नेता जवाब दें कि ये किसके कौन से कानून के तहत इनकी तनख्वाह निकलती है और क्यों बैठा रखे। और तो और बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, मैक्सिमम उनके साथ भी आरएसएस का एक बंदा लगा है पीए के तौर पर। क्यों? ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये जासूसी अपने लोगों की करवाते हैं। तो जवाब दे बीजेपी के लोग नहीं बैठे हैं। नाम समेत लिस्ट जारी कर देंगे हम कि कौन कौन कहाँ कैसे कर रहे हैं। हरियाणा के ऑफिसर्स में हड़कंप है मोटे शेरवाले का, मोटे शेरवाले के नाम से जानते हैं उसको। मुख्यमंत्री के ट्रांसफर को भी रद्द करके उस आदमी की चलती है। क्यों? कौन है वो? बीजेपी वालों से पूछो मोटे शेरवाला कौन है। आप तो खुलासा कर ही सकते हो। बाद में करूंगा, उन्होंने मना करेंगे थे, बाई नेम कर दूंगा। पूछो तो सही एक बार बीजेपी वालों से, ये तो यहीं बैठते हैं, धनखड़ साहब की हमारी जिले की है। इस बात में बीजेपी लेकिन के जरूर प्रधान पूछेंगे हरियाणा मोटे के। सिर वाला कौन है। वो हमसे पूछो मोटे शेरवाला कौन है, किसकी चलती है। मुख्यमंत्री जी इस ऑफिसर का ट्रांसफर कर देते हैं, उसको तीसरे दिन वापस हो जाता है। क्यों? पूछो तो सही इनसे। तो मतलब ये कि सरकार कोई और ही चला रहा है, पर्दे के पीछे से सरकार चल रही है, अफसरों को भी कोई और ही चला रहा है, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए बीजेपी से हटके कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को नया प्रधान मिला और एक साथ बम्पर ज्वाइनिंग हुई। बम्पर ज्वाइनिंग वो तो पहले क्या कहेंगे, आपकी बम्पर ज्वाइनिंग? बम्पर ज्वाइनिंग नहीं थी, वो तो पहले ही कांग्रेस में थे। पीछे से हुड्डा ग्रुप में थे, शैलजा उसको ले नहीं रही थी, हुड्डा ले रही। और क्या बताओ, बम्पर काय की ज्वाइनिंग होगी? कोई लोग छोड़ के गया है क्या? आपके नैलो के भी बहुत सारे नेता कांग्रेस बीजेपी में गए थे, तो वो संपर्क चल रहा है क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि संपर्क में ऐसा है, पहले मैं बता भी दूं आपको, हमारी पार्टी का संगठन का काम चल रहा है और वो 8-10 महीने से चल रहा है। अगले साल 2023 के लास्ट तक पूरा होगा और जब 2023 के लास्ट में पूरा होगा तो अपने आप ही सभी पार्टियों के लोग कहने लग जाएंगे कि मोदी सरकार आई। लहर जो एक बार थी, लेकिन इनेलो की टूट ने उस लहर को उसी काम पर लगे हुए। जोड़ने तो काम पे बस आप इनेलो वापस से करना। देखो ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार कह चुके हैं कि उनको छोड़ करके जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है सबका स्वागत है। थोड़ा सा पहले कह दिया। चलिए उसमें तो अभी छाल है, लेकिन इस वक्त 2 चुनाव हैं सिर्फ, राज्यसभा का भी चुनाव राज्यसभा सदस्य के लिए और इनेलो के पास एक विधायक हैं अभय सिंह चौटाला। उनका रुख भी बहुत मायने रखता है क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि दोनों सीटें वो जीत लें। एक पर कांग्रेस की नज़र है और बीजेपी की दोनों पर नज़र है, तो क्या रुख रहेगा इनेलो का? देखिए मैं आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी शाम को मिलूँ और इस बारे में चर्चा हो। अभी चर्चा नहीं हुई इसमें क्योंकि हमारी तो एक ही वोट है, वो एक बड़ी कीमती वोट है इसमें। चलो वो चर्चा आज शाम को मैं करूँगा, आज शाम को मेरी मुलाकात कर दी। तो शाम को राज्यसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा? बिल्कुल, स्थानीय निकाय चुनाव की चर्चा। तो उसको लेकर जो पार्टी की आपकी कोर कमेटी आप लोगों ने बना रखी होगी, तो कब बैठ रही है इनेलो की कोर कमेटी? क्योंकि बाकी पार्टियों की कोर कमेटियां बैठ रही हैं। हमारी तो कई बार बैठ चुकी है और हमारी तैयारी पूरी है। नगर परिषद पालिका के चुनाव की हमारी पूरी तैयारी। अगर दूसरी पार्टियां पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी लड़ रही है और हमने तो पहले घोषित कर दी थी कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। रही पार्षद वाली बात, कुछ पार्टियों की तरफ से ये भी हो सकता है कि भाई